जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुरुकुल कंपटीशन मस्ती में। आज आप लोग का दोस्तों बायोलॉजी का चैप्टर 5 जो पाचन तंत्र एक ही वीडियो में थ्योरी पार्ट कराएंगे दोस्तों। जो खान सर का पॉकेट जी के बुक है, साथ ही साथ क्लास नोट्स जो खान सर का है, पूरा थ्योरी एक ही वीडियो में होगा दोस्तों। एक चैप्टर एक वीडियो में समाप्त हो जाता है। जो आज हम बायोलॉजी का चैप्टर 5 कराने वाले हैं। बायोलॉजी कितना, चैप्टर 5। बाकी इसका प्ले लिस्ट बना देंगे दोस्तों, प्ले लिस्ट में चेकआउट जरूर कीजिए। देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है दोस्तों पाचन तंत्र, इंग्लिश में बोला जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम दोस्तों, देखिए पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। वैसे अंग जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। मतलब वैसे अंग जो हमारे भोजन जो खाते हैं दोस्तों, दाल रोटी जो भी खाते हैं उसे में पाचन करने में, मतलब पचाने में या पचने में सहायता जो अंग करता उसे ही पाचन तंत्र कहते हैं दोस्तों। जो हमारे शरीर में जो अंग है वो पाचन का क्रिया कर देता है, उसे ही पाचन अंग कहते हैं। इसमें जटिल भोजन सरल पदार्थ में टूट जाता, मतलब जैसे मान लीजिए रोटी है दोस्तों, खाएं मुंह में तो छोटा छोटा कण में टूट जाता। पहले तो मुंह में जाता तो दांत छोटा छोटा कर, फिर छोटे बड़ा बड़ा अणु को फिर छोटा कर लेता है, उसे पदार्थ में टूट जाता है, उसे ही मतलब इसमें जटिल भोजन को सरल पदार्थ में टूट जाता है। पाचन की क्रिया यांत्रिक और रासायनिक विधि द्वारा संपन्न होती है। पाचन की क्रिया दोस्तों यांत्रिक भी होती है और रासायनिक विधि द्वारा भी संपन्न होती है, मतलब दोनों विधि द्वारा संपन्न होती है। मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नल एवं सहायक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। पूछेगा मनुष्य का पाचन तंत्र जो आहार नल एवं सहायक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, देखिए मनुष्य का देखते पाचन तंत्र के बारे में देखते हैं। कोई चीज जैसे देखो यह जिह्वा है दोस्तों, मतलब जीभ है। क्या है? जिह्वा को बोला जाता है जीभ। जीभ है। मुख गुहा, जो कोई भी भोजन हम जब करते हैं दोस्तों तो मुख गुहा से, मतलब मुंह से, मुख मतलब गुहा। गुहा मतलब होता है जो खाली स्थान हो, जहां पर खाली स्थान से गुहा बोला जाता है। यह है दोस्तों ग्रासकी है, ग्रासकी या ग्रासनी। यह डायफ्राम है दोस्तों, ये डायफ्राम है। ये जैसे दोस्तों ये जो छोटा छोटा कण है, ये पित्ताशय या पीत का भंडरित करते या पीत नली है दोस्तों। यह है अमाशय है दोस्तों, ये क्या है? अमाशय है। ये है क्षुद्र गुहा है दोस्तों, क्षुद्र तंत्र है। ये है बृहद तंत्र है जिसको कोलोन, ये गुद तारा है। ये कोची है? परिशिका है दोस्तों। ये अग्नाशय है। ये क्या है चीज है? अग्नाशय है दोस्तों। अब देखिए पाचन तंत्र के दो भागों में बांटा गया, एगो हार नल, एगो संबंध जुड़ी पाचक ग्रंथि, संबंधी जुड़ी पाचक तंत्र। पहला है दोस्तों आहार नल। अब आहार नल के बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों। आहार नल के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। यह मुख्य गुहा से प्रारंभ होकर गुद्दा तक रहता है, मतलब गुद्दा तक रहता है। यह मुख्य गुहा से प्रारंभ होकर गुद्दा तक रहता है। पाचन के समय भोजन आहार नल में ही रहता है। पाचन के समय भोजन आहार नल में ही रहता है। आहार नल की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। आहार नल की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। आहार नल के अंतर्गत मुखगुहा, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा तक आते हैं दोस्तों। पूछेगा आहार नल के अंतर्गत, मतलब आहार नल मुख गुहा से प्रारंभ होता है और गुदा तक जाता है। कहाँ? मुख गुहा से प्रारंभ होती है और गुदा तक जाते हैं। पाचन के समय भोजन आहार नल में ही रहता है, मतलब पाचन के समय जब भोजन जो रहता है आहार नल में रहते हैं। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। आहार नल के अंतर्गत मतलब इसके अंदर मुख गुहा, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुदा, मतलब मुख से स्टार्ट होता है गुदा तक जाता है। अब देखिए दोस्तों पाचन ग्रंथि के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके ग्रंथियों भोजन को पचाने वाली इंजाइम निर्माण करती है। इसे अंतर्गत लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय आते हैं। क्या क्या आते हैं दोस्तों? लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय तथा अग्नाशय आते हैं। पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है। पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होती है। पूछेगा पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। छोटी आंत में क्या होता है? छोटी आंत में भोजन का पाचन होती है। रुमेन घास खाने वाले जंतु में पाए जाते हैं। रुमेन घास पाए जाने वाले जंतु पाए जाते हैं। यह सेलुलोज के पाचन में सहायता करता है। रुमेन घास जो होता है दोस्तों सेलुलोज को पचाने में सहायता करता है। रुमेन प्रथम अमाशय कहलाता है। रुमेन
में भोजन का आंशिक पाचन होता है, इसे जुगालू कहते हैं, परंतु बाद में इसे छोटे पीड़कों के रूप में पुनः मुख में लाते हैं, जिसे चबाते रहते हैं। इस प्रक्रिया को रोमथन जुगाली करना कहते हैं तथा ऐसे जंतु इसे रोमेंटिंग अथवा रोमेंट कहलाता है। अब मुख गुहा है दोस्तों। मुख गुहा पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होती है। मुख गुहा एक खाली जगह होती है जिसमें एक जीव होता है, 3 जोड़े लार ग्रंथि तथा 32 दांत पाए जाते हैं। मुख गुहा में पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होती है। मुख गुहा एक खाली जगह होती है जिसमें एक जीव, 3 जोड़ा लाल ग्रंथि तथा 32 दांत पाए जाते हैं। यह मतलब लार का पीएच मान 6.8 से 7.3 होता है। 6.8 से 7.3। इसकी प्राकृतिक अम्लीय होती है। इसकी प्राकृतिक क्या होता है दोस्तों? अम्लीय होती है। अब लाल ग्रंथि के बारे में अध्ययन करते हैं। लाल ग्रंथि से प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लाल का स्राव होता है। मतलब लाल ग्रंथि से प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लाल का स्रावित होता है। लाल ग्रंथि से लाइजोजाइम, टाइलिन, टाइस्टेप या म्यूलिन नामक एंजाइम निकलता है। इसमें सर्वाधिक मात्रा में टाइलिन निकलता है। इसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलता है? टाइलिन निकलता है। लाइसोजाइम एंजाइम कीटाणुओं को मार देता है। लाइसोजाइम एंजाइम कीटाणुओं को मार देती है। टाइलिन तथा टाइस्टेज एंजाइम स्टार्च या मंड को शर्करा या कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। म्यूलिन एंजाइम भोजन को चिपचिपा बना देता है। म्यूलिन एंजाइम भोजन को चिपचिपा या लसलसा बना देती है, जिसे उसे निगलने में आसानी होती है। जिसे निगलने में क्या होता है? आसानी। कौन एंजाइम दोस्तों? तो म्यूलिन एंजाइम जो है भोजन को चिपचिपा या लसलसा बना देती है, जिसको भोजन को खाने या निगलने में आसानी हो। लार ग्रंथि 3 बड़ी जोड़ी होती है, जिसमें सबसे बड़ी लार ग्रंथि पेरोडिट होती है दोस्तों। पेरोडिट होती है। जब पेरोडिट ग्रंथि लाल ग्रंथि विषाणु द्वारा संक्रमित हो जाती है, उसमें सूजन आ जाती है, तो उसे गलसुआ या मम्स कहते हैं। जिसे सांप में पेरोटिड ग्रंथि पॉइजन ग्लैंड जहर की थैली का कार्य करता है। जहर की थैली का कार्य करता है दोस्तों। अब देखिए तीत दांत के बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों। जिससे देखिए दांत में सबसे ऊपरा भाग एनामेल, फेडेंटेन, पल्स में उपस्थित तंत्रिका एवं रुधिर वाहिनी, मसूड़ा, अस्थि, सीमेंट, मूल रंध्र का शिखर होता है, ग्रीव होता है, मूल होता है दोस्तों। यह है दांत का भाग है। अब इसके बारे में अध्ययन करते हैं। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांत का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? एग्जाम में पूछा है। ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत में कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाते हैं। दांतों के निर्माण में 85% योगदान कैल्शियम फास्फेट, जिसका अनुसूत्र होता है CA3PO4 के होल 2 होता है। 10% योगदान CaCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। शेष भाग कैल्शियम क्लोराइड होता है। दांत का क्षरण, टूट फूट फ्लोरीन के कारण होती है। किसके कारण? फ्लोरीन के कारण होती है। हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होती है तो दांत अस्थि क्षय कारण हो जाता है। जब मानव दांत के 2 परत होती है। बाहरी परत एनामेल कहलाता है, जबकि आंतरिक परत डेंटाइन कहलाता है। दांत की बाहरी परत को एनामेल कहलाता है, जबकि आंतरिक परत को डेंटाइन कहलाता है दोस्तों। क्या? डेंटाइन कहलाता है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का एनामेल होता है, जो कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। एनामेल दांत की रक्षा करती है। वैसे दांत जो जीवन में 2 बार आती है उन्हें डायोडोंट कहते हैं। डायफोडोंट कहते हैं। जैसे दूध की दांत की संख्या 20 होते हैं, जो 2 बार आते हैं दोस्तों। कई बार? 2 बार आते हैं। मोनोफायोडोंट वैसे दांत जो जीवन में केवल एक ही बार आते हैं, उसे मोनोफायोडोंट दांत कहलाते हैं। जो अकाल दांत कहते हैं, उसे अकाल दांत भी कहते हैं।
मानव में 4 प्रकार के दांत होते हैं दोस्तों। मानव में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर को हिंदी में कतरनक कहते हैं दोस्तों, कृतनक। इसे नोच टीथ भी कहते हैं। यह भोजन को काटने में काम आती है। मानव में इसकी संख्या 8 होती है। इस शाकाहारी भोजन में इंसीजर चौड़ी होती है। मतलब शाकाहारी भोजन में इंसीजर की मतलब क्या होता है? आकार चौड़ी होती है। इसकी संख्या 8 होती है। शाकाहारी में पाया जाता है। भोजन को काटने में मदद करती है दोस्तों। कौन? इंसीजर, इसको इंग्लिश में बताया। दूसरा है कैनाइन, जिसको रदनक। यह आई टीथ भी कहते हैं। इसे आई टीथ भी कहते हैं। यह भोजन को चिड़ने फाड़ने में कार्य करती है। इसकी संख्या 4 होती है। इसकी संख्या कितना होता है? 4 होती है दोस्तों। ये मांसाहारी जानवरों में कैनाइन अधिक नुकीली होती है। मांसाहारी जानवर जैसे देखिए मान लीजिए शेर हो गया, इस सब में होता है। प्रीमोलर मतलब अग्र चवर्णक, इसे चिक टीथ भी कहते हैं। इसे चिक टीथ भी कहते हैं। यह भोजन को चबाने का कार्य करता है। यह बच्चों में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। मतलब चबाने में मतलब बच्चों में बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है। वयस्क में इसकी संख्या 8 होती है। वयस्क में कितनी होती है? 8 होती है। मोलर दोस्तों, इसे विजडम टीथ भी कहते हैं। इसे बुद्धिमान का दांत भी कहते हैं। इसकी कार्य भोजन को चबाने। बच्चों का अंतिम मोलर नहीं पाया जाता है। वयस्क की संख्या में 12 होती है। अर्थात चारों प्रकार में सर्वाधिक संख्या मोलर पाया जाता है। चारों में सबसे ज्यादा किसका पाया जाता है? मोलर का दोस्तों। किसका? मोलर का पाया जाता है। अगला नोट पॉइंट है दोस्तों, बच्चों में प्रीमोलर पूर्णतः अभाव होती है तथा मोलर नहीं पाया जाता है। बच्चों में प्रीमोलर अभाव होता है तथा मोलर नहीं पाया जाता है। बच्चों में कुल 20 दांत टूटने के बाद दोबारा निकलने वाली इस दांत को दूध का दांत कहते हैं। मतलब 20 को दांत जो होता है दोस्तों टूटने के बाद जो दूध का दांत होता है, दूध की दांत 12 वर्ष की अवस्था में तक पूर्णतः टूट चुके हैं तो दोबारा नए दांत निकलना प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार मानव जीवन में दांत की कुल संख्या 20 + 32 टोटल कितना होता है? 52 होती है। पक्षियों में चोंच दांत का ही रूपांतरण होता है। पक्षियों में जो चोंच होता है दोस्तों दांत का ही रूपांतरण होता है। हाथ का बाहर निकालना दांत उसकी बाहर ऊपरी जबड़े का सेकेंड इंसीजर होता है। हाथी का बाहर निकाला दांत उसकी ऊपरी जाबड़ा का सेकेंड इंसीजर होता है। सेकेंड इंसीजर, इसका एक फार्मूला है दोस्तों वयस्क में दोस्तों 2123। वयस्क में होता है 2123। इसमें बच्चा में होता है 2102 दोस्तों। दांत सूत्र द्वारा दांत को 1/4 भाग दिखाया जाता है। जानवरों में ऊपर जाबड़ा में दांत नहीं होते हैं। स्तनधारी में सर्वाधिक दांत सूअर तथा घोड़े का होता है जो 44 होता है। कितना होता है दोस्तों? 44 होता है। स्तनधारी में सर्वाधिक दांत सूअर और घोड़े का होता है जो 44 होता है। मच्छर में 47 दांत होते हैं। मच्छर में कितने? 47 दांत होते हैं। जबकि गाय और भेड़ में 32 दांत होते हैं। गाय और भेड़ में कितने? 32 दांत होते हैं। अब ग्रास नली किसे कहते हैं दोस्तों? इसके बारे में पता है। यह मुख गुहा को अमाशय से जोड़ने का कार्य करता है। यह मुख गुहा को अमाशय से जोड़ने का कार्य करती है या कार्य करता है। यह नली के समान होता है। इसमें कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होता है। ग्रास नली में कोई पाचन की क्रिया नहीं होती, सिर्फ मुख गुहा को अमाशय तक जोड़ने का काम करता है दोस्तों। यह अमाशय क्या है? पेट है दोस्तों। अमाशय क्या है? पेट है। ग्रास नली है, गार्डियक है, रूजी है, पाइलेरिया है, काइम है और फनिका है। यह थैलीनुमा आकृति होती है। यह थैलीनुमा आकृति होती है जो भोजन को संग्रहित करने तथा पचाने दोनों की कार्य करती है। यह भोजन का लगभग 4 घंटा रोककर रखती है। इसे आंतरिक दीवार म्यूकिस की बनी होती है। किसकी बनी होती है? म्यूकोस की बनी होती है दोस्तों। किसकी? म्यूकिस की बनी होती है। अमाशय के 3 भागों होती है। अमाशय कई भाग में? 3 भागों में होता है। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक से एससीएल निकलता है। कार्डियक से क्या निकलता है? एससीएल निकलता है जो टाइलिन का प्रारंभ को समाप्त
करता है और कीटाणु को मार देती है। और कीटाणु क्या करते हैं दोस्तों? मार देती है। और कीटाणु क्या करते हैं? मार देती है। यह भोजन को अम्लीय बना देती है। एंजाइम का क्रियाशील शक्ति बढ़ जाती है। क्रियाशील शक्ति क्या होता है? बढ़ जाती है। फांडिक के बीच का भाग होता है, इसमें टेटुनुमा संरचना पाई जाती है जिसे रूझी कहते हैं। यह भोजन को रोककर रखने का कार्य करता है। जब हम भोजन नहीं किए करते हैं तो रूझी अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है और चुभन होने लगती है। कहाँ चुभन होने लगती है? पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है। पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है जिसमें जठर रस निकलता है। जब जठर ग्रंथि काम नहीं करती है तो उस रोग को गैस्ट्रिक कहते हैं। जठर रस में रेनिन तथा पेप्सिन पाया जाता है। जठर रस में रेनिन तथा पेप्सिन पाया जाता है। रेनिन दूध को दही में बदल देता है। रेनिन दूध को दही में बदल देता है अर्थात दूध को पचाता है। यह दूध में उपस्थित केसी प्रोटीन को कैल्शियम पर टेंसिनेट में बदल देता है। पेप्सिन प्रोटीन को पाचन करता है। प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देती है। पेप्टोन में बदल देती है। भोजन अमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है। भोजन अब काइम का रूप में ले चुका है। भोजन अब काइम का रूप ले चुका है दोस्तों। अब छोटी आंत के बारे में पढ़ते हैं। भोजन का पुनः पाचन छोटी आंत में होता है। भोजन का पुनः पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। एगो पकाशय, जेनुनुमा, इलियम। यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका भार लगभग 1.5 kg होती है। यह अपने क्षतिग्रस्त हिस्सों पुनः निर्माण स्वयं कर लेती है। यकृत में पित्त का निर्माण होता है। यकृत में पित्त का निर्माण होता है। यह सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत क्या है दोस्तों? इसे इंग्लिश में लिवर बोलते हैं। इसका वजन 1.5 kg होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त हिस्सों पुनः निर्माण स्वयं कर लेती है। मतलब कुछ भी टूट फूट जो होता है यह अपने निर्माण कर ले। यकृत में पित्त का निर्माण होता है। क्या? वाइल का निर्माण होता है। ये पित्ताशय थैली है दोस्तों। क्या है? पित्ताशय थैली है। अगला नोट पॉइंट है, देखिए। इसमें यकृत द्वारा बनाया गया पित्त का आकार जमा रहता है। इसमें पित्त का निर्माण नहीं होता। इसमें पित्त का निर्माण नहीं होता है। पित्ताशय में यकृत के ठीक नीचे रहता है। पित्ताशय यकृत के ठीक नीचे रहता है। पित्ताशय में जब स्टोन का निर्माण होता है तो ठीक नहीं हो सकता है, इसीलिए पूरे पित्ताशय को काटकर निकाल दिया जाता है। पित्ताशय पित्त एंजाइम ना होते हुए भी पाचन में सहायक होते हैं। पित्त एंजाइम ना होते भी पाचन में सहायक होते हैं। पित्त भोजन को क्षारीय बना देता है। पित्त क्या करता है? भोजन को क्या करता है? क्षारीय बना देता है, क्योंकि पित्त क्षारीय होता है। पित्त का pH मान 7.8 से 8.5 होता है। पित्त भोजन काइम में उपस्थित वसा को फैट में तोड़ देता है। इस क्रिया को पायसीकरण कहते हैं। इस क्रिया को क्या करना? पायसीकरण कहते हैं। ग्राहनी दोस्तों, ग्राहनी को हिंदी में ग्राहनी को पक्योसाप कहते हैं। यह छोटी आंत का पहला भाग होता है। ग्राहनी छोटी आंत का पहला भाग होता है। यह अमाशय का बाद भोजन का ग्राहनी में आता है, जहां उसमें पित्त मिलती है और वह क्षारीय बना देती है। ग्राहनी में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है। ग्राहनी में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है। इसमें 2 प्रकार का हार्मोन पाया जाता है। पहला कोलोसिस्टीकाइनिन, एगो सिकेटीन। कोलोसिस्टीकाइनिन किसे कहते हैं? देखिए, यह पित्ताशय के पित्त को निकलने या स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है ताकि भोजन क्षारीय हो सके। ताकि भोजन क्या हो सके? क्षारीय। सिक्रेटिन दोस्तों, सिक्रेटिन यह अग्नाशय रस को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है ताकि भोजन को सरलता से पचा सके। ताकि भोजन को सरलता से क्या करें? पचा सके। अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। इन तीनों को सामूहिक रूप से पुनर्पाचक रस कहते हैं, क्योंकि यह भोजन के सभी अवयवों को पचा सकते हैं। ट्रिप्सिन दोस्तों, यह प्रोटीन या पेप्टोन को पचाकर पेप्टाइड में बदल देता है। यह प्रोटीन को पचाकर पेप्टाइड में बदल देता है। एमाइलेज, यह स्टार्च या मंड को शर्करा में तोड़ देता है। यह स्टार्च या मंड को शर्करा में तोड़ देता है। लाइपेज दोस्तों,
यह पित्त द्वारा पायसीकृत वसा को तोड़कर ग्लिसरॉल तथा वाष्य अम्ल में बदल देता है। अग्नाशय में एंजाइम पूर्ण पाचन रस होता है। एलएटी लास एल से हो जाएगा लाइपेज, ए से होगा एमाइलेज, टी से होगा ट्रिप्सिन। जेनुनम में पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है। ग्रहणी और बाद में भोजन जेनुनुमा में जाती है और जेनुनुमा के बाद इलियम में चल जाती है। इलियम यह छोटी आंत का अंतिम भाग होते हैं। यहाँ से भोजन का पाचन तथा अवशोषण दोनों में होता है। यहाँ से कई प्रकार का आंतरस निकलता है। इन सभी आंतरस को साइकस इंट्रिकस कहते हैं। निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं दोस्तों, जिसमें पहला है इरेपेसिन दोस्तों, जिसे पहला है भोजन में क्या आता है, पेप्टोन होता है, पेप्टाइड में बदल जाता है, जिससे भोजन जो है अमाशय में चल जाता है। यह प्रोटीन को पाचन या पचाता है, या प्रोटीन को पेप्टाइड को एमिनो में बदल देता है। किसमें? पेप्टाइड को एमिनो में बदल देता है और यह प्रोटीन का पाचन पूर्ण हो जाता है। प्रोटीन का पाचन क्या होता है? पूर्ण हो जाता है। अब लाइपेज के बारे में देखते हैं। यह वसा को पचाता है, यह पचाना का काम करता है। वसा को ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में बदल देता है। लाइपेज वसा को ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में बदल देता है। मल्टोज को पचाता है दोस्तों, मल्टोज को पचाता है। सुक्रोज या चीनी को पचाता है। लैक्टोज को पचाता है। छोटी आंत का अंतिम भाग इलियम में उंगली जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे बिलाई कहते हैं। बिलाई अवशोषण करने का कार्य करती है। भोजन के तुरंत बाद अधिक जल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि यह एंजाइम को पतला कर देता है। पतला कर देता है, जिससे पाचन नहीं हो पाता है। भोजन करने के कुछ समय बाद हमें नींद आने लगती है, क्योंकि भोजन का पाचन के लिए शरीर का अधिकांश रक्त अमाशय के मांसपेशियों में चला जाता है। मांसपेशियों में क्या होता है? चला जाता है, और मस्तिष्क में रक्त की कमी हो जाती है, जिसके कारण से हमें नींद आने लगती है। नींद आने लगती है। छोटी आंत या इलियम में भोजन निकलता है और वह काई के रूप में लेती है और बड़ी आंत में प्रवेश हो जाती है। अब बड़ी आंत के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता, इसमें केवल जल का अवशोषण होता है, भोजन का नहीं। इसमें विटामिन बी का निर्माण होता है, जैसे सिकीम, कोलिन, अरेक्टोम या मलासे। छोटी आंत के बाद भोजन का सिकीम में प्रवेश करता है। सिकीम पेट में दाहिनी ओर होती है, जिसके नीचे अपेंडिक्स पाया जाता है। अपेंडिक्स हमारे शरीर में अवशेषिक अंग है। यह सेलुलोज को पचाता है। अपेंडिक्स क्या करता है? सेलुलोज को पचाता है। यह हमें जानवरों का एक मुख्य अंग है। क्या कहते हैं? सेलुलोज को पचाता है और जानवरों का एक मुख्य अंग है। वैसे अंग जो अवशेषिक अंग है, मतलब वेजिटेज है, जो शरीर में तो होता है किंतु काम नहीं करता है। अपेंडिक्स, थर्ड मोलर, पिल मोलर, पीना, कर्पलार, त्वचा, बाल, ये सब ईटी से हैं। जब कभी भी भोजन अपेंडिक्स में फंस जाता है तो ऑपरेशन करके अपेंडिक्स पूरा काट दिया जाता है। सिकीम के बाद कोलिन में प्रारंभ होता है। जिसमें जल का अवशोषण होता है। कोलोन में म्यूकस का निर्माण होता है, जो पचे हुए भोजन को चिपचिपा बना देती है। म्यूकस का निर्माण मलाशय में अपशिष्ट पदार्थों में जमा रहता है और गुदा के द्वारा बाहर निकाला जाता है। गुदा के द्वारा बाहर निकाला जाता है दोस्तों। देख लेते हैं फिगर के द्वारा दोस्तों। ये देखिए अपेंडिक्स है। क्या है? अपेंडिक्स है दोस्तों। इसिसम है। ये ओसोंडिक कोलन है दोस्तों। पाचन की क्रिया के लिए जल का अपघटन की क्रिया, पाचन का संपूर्ण क्रिया 5 अवस्थित में होता है। एगो अंतःग्रहण, मतलब पाचन की क्रिया 5 अवस्था में। एगो अंतःग्रहण, जहाँ भोजन को निगलने की प्रारंभ करता है, उसे अंतःग्रहण कहते हैं। सबसे पहले भोजन को क्या कहते हैं? निगलने का काम करते हैं, उसे अंतःग्रहण कहते हैं। दूसरा बार पाचन करते हैं दोस्तों।
पाचन में भोजन पदार्थ को छोटे छोटे सरल पदार्थों में टूटना या पाचन कहलाता है। दूसरा हो जाएगा पाचन। तीसरा हो जाएगा अपशोषण। पाचन या भोजन पदार्थ को कोशिकाएं जब सोख लेती है तो उसे अपशोषण कहते हैं, अपशोषण। तीसरा। चौथा हो जाएगा स्वंगीकरण। स्वंगीकरण ये पचे हुए भोजन पदार्थ को ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को ही स्वंगीकरण कहते हैं। मतलब खा लिए भोजन, अब इसमें ऊर्जा मिलेगा, उसे स्वंगीकरण। मल परित्याग। पचने के बाद बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को ही मल परित्याग कहलाता है दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट के इसको जी से बड़ा कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट के पचाने के बाद ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। कार्बोहाइड्रेट को पचाने के बाद ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। प्रोटीन को पचाने के बाद एमिनो एसिड में परिवर्तित होता है। फैट को पचाने के बाद फैट एसिड या ग्लाइकोल में परिवर्तित होता है। विटामिन या मिनरल तथा वाटर को ऊर्जा पदार्थ नहीं करता है। कार्बोहाइड्रेट में तत्कालीन ऊर्जा करती है। फैट सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त करती है। इसमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 ग्राम होता है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4.2 किलोग्राम होता है। 1 ग्राम फैट में 9.1। अगला चैप्टर है दोस्तों, अगला चैप्टर क्या है? परिस्थितिन तंत्र है, जो चैप्टर 6 है। वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें। खान सरकार नोट्स आप बुक है, दोनों को कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहे हैं दोस्तों। साथ ही साथ आप लोग अदर एग्जाम के लिए भी तैयारी करते हैं तो इस चैनल को जरूर दीजिएगा, क्या कि जीके जीएस कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा दोस्तों, कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। साथ ही साथ इसका प्लेलिस्ट भी बना दिए दोस्तों। और साथ ही रेलवे का एक न्यू सीरीज चालू किए हैं दोस्तों, जो रीजनिंग का है। इसमें आंसर तो सही रहता है दोस्तों, लेकिन रिवीजन के लिए हर टॉप 50 क्वेश्चन कराते हैं जो प्रीवियस है। साथ ही साथ हम यूथ कंपटीशन का जीके और जीएस दोनों को जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। खान सर का जो 27,000 बुक है, इसका भी हम वीडियो सोल्यूशन डालते रहे दोस्तों। इसका प्लेलिस्ट में बना, आप लोग प्लेलिस्ट का चेकआउट कीजिएगा। आप लोग का दिन शुभ हो।